Good morning, dear students. I am Dr. Meenu Verma, Assistant Professor in the Department of B.Ed, the Graduate School College for Women, जमशेदपुर। पिछले लेसन में हमने बात की थी ई लर्निंग के बारे में। आज हम इसी को आगे बढ़ाते हुए इसके कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लिमिटेशंस की बात करेंगे। अर्थात आज की कक्षा में हम जानेंगे ई लर्निंग की विशेषताएं एवं प्रकृति एवं इनकी सीमाएं। जैसा कि पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि ई लर्निंग से तात्पर्य इंटरनेट तकनीकियों के ऐसे प्रयोग से है जिसमें विविध प्रकार के ऐसे रास्ते खुलें जिनके द्वारा ज्ञान और कार्य क्षमताओं में वृद्धि की जा सके। ई लर्निंग में इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों जैसे कंप्यूटर, सीडी रोम, दृश्य श्रव्य उपकरणों, मल्टीमीडिया आदि का प्रयोग किया जाता है। ई लर्निंग इंटरनेट सेवाओं तथा वेब सुविधाओं के बिना संभव नहीं है। ई लर्निंग बिना बिजली ऊर्जा के साधन के बिना निष्क्रिय हो जाती है। ई लर्निंग के लिए अध्यापक तथा छात्रों को तकनीकी का ज्ञान होना आवश्यक है। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन, कंप्यूटर प्रबंधित अनुदेशन तथा मल्टीमीडिया आदि को ई लर्निंग का दर्जा तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक ई सेवाओं का प्रयोग कर उन्हें शिक्षण अधिगम में प्रयुक्त न किया जाए। ई लर्निंग समकालीन या असमकालीन हो सकती है, अर्थात इसे कई रूपों में प्रयोग किया जा सकता है। ई लर्निंग एक प्रगतिशील प्रत्यय है। इसमें नित्य नए आयाम सृजन होते रहते हैं, जैसे मोबाइल लर्निंग। आज के समय में मोबाइल लर्निंग की उपयोगिता आपसे छुपी नहीं है। जब अचानक से हमारे सामने आपदा आई वैश्विक महामारी के रूप में, कोविड-19 के रूप में, तो ये मोबाइल ही है जो हमें आपस में कनेक्ट करके रख पाने में सक्षम है। इस मोबाइल के जरिए ही हम अपने टीचिंग लर्निंग काम को सक्षम बना पा रहे हैं। तो इस तरह से ई लर्निंग हमारे लिए एक वरदान है। ई लर्निंग को दूरवर्ती शिक्षा के समतुल्य नहीं देखना चाहिए। दोनों के प्रत्यय में कुछ समानता और असमानताएं हैं। आप ई लर्निंग और डिस्टेंस लर्निंग को इक्वल ना समझें, दोनों एक नहीं है। डिस्टेंस लर्निंग एक अलग चीज़ होती है। डिस्टेंस लर्निंग में दूर से शिक्षा तो प्रदान की जाती है, पर वो ज़रूरी नहीं कि वो दूर से शिक्षा ई लर्निंग के जरिए ही प्रदान की जाए। दूर से बाय पोस्टल बुक प्रोवाइड किया जा सकता है, दूर से क्लासेस ऑर्गेनाइज की जा सकती है रिसोर्स पर्सन के द्वारा। तो ये डिस्टेंस मोड में एक अलग ही प्रकार का सिस्टम होता है, तो जिसको हम पूरी तरह से ई लर्निंग नहीं मान सकते हैं। हाँ, ई लर्निंग डिस्टेंस एजुकेशन का एक पार्ट जरूर होता है। तो ये तो थी ई लर्निंग की विशेषताएं। आइए समझते हैं लिमिटेशंस, सीमाएं। हानियाँ क्या हैं ई लर्निंग से, या ई लर्निंग में ऐसी कौन सी कमियां हैं जिसे दूर करने की ज़रूरत है। ई लर्निंग में विद्यार्थियों तथा शिक्षकों को मल्टीमीडिया, कंप्यूटर, इंटरनेट तथा वेब टेक्नोलॉजी के प्रयोग में दक्ष होना पड़ेगा। इसके अभाव में ई लर्निंग संभव नहीं है। ई लर्निंग के लिए मल्टीमीडिया, कंप्यूटर तथा वेब सुविधा शिक्षक तक तथा शिक्षार्थी दोनों के पास होना आवश्यक है। जैसा कि अभी हम सब परेशान हैं इस चीज़ से कि हमारे पास, कई लोगों के पास कंप्यूटर नहीं है, मोबाइल नहीं है, इंटरनेट की सुविधा नहीं है, नेटवर्क का प्रॉब्लम आता है, तो हमारी जो टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस है ये कई प्रकार से बाधित हो रही है। तो ये एक सीमा है कि अगर हम इक्विप नहीं हैं टेक्नोलॉजी से, या इकोनॉमिकली, या फिर किसी भी वजह से हम उसको अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर हम इस का उपयोग नहीं कर पाएंगे। अत्यधिक महंगा होने के कारण ये सभी के पास उपलब्ध होना संभव भी नहीं है। एज
हमारी कंट्री जो है वो एक डेवलपिंग कंट्री है, तो ये अभी पॉसिबल नहीं है आज के परिप्रेक्ष्य में कि हर बच्चे के हाथ में मोबाइल आ जाए, क्योंकि अभी हम अपने बेसिक नीड्स से ही जूझ रहे हैं। इस लॉकडाउन में अभी गवर्नमेंट की प्रायोरिटी बच्चों तक और भूखों तक खाना पहुंचाने की है, ना कि मोबाइल पहुंचाने की। लेकिन अगर हम थोड़ा और डेवलप होते तो हमारा जो फंड है हो सकता है वो मोबाइल पहुंचाने के काम आता बच्चों के हाथ में। एनीवे, हम तरक्की करेंगे। होप द थिंग्स विल बी गुड सून। हमारे कॉलेज में भी इस तरह की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है कि ई लर्निंग पॉसिबल की जा सके। लर्निंग के प्रयोग में लाने में भी अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ आती हैं। ई लर्निंग को प्रयोग में लाने के लिए शिक्षकों तथा विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता होगी। विद्यालय प्रशासन, यहाँ तक कि शिक्षकों में भी इसके लिए पर्याप्त उत्साह देखने को नहीं मिलता है। कई टीचर ऐसे हैं, कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो किसी भी गैजेट को हाथ तक नहीं लगाना चाहते। उनको एक गैजेट फियर है कि मेरे से ये ख़राब हो जाएगा या ये बेकार है, ये टाइम पास है। गैजेट्स जो है वो नुकसान ही देता है, हमारे लिए किसी काम का नहीं है। आपने कई पेरेंट्स को भी ये कहते सुना होगा कि मोबाइल बच्चों को नहीं देना चाहिए। ऑब्वियसली देना चाहिए, बट हाँ, पेरेंट्स शुड बी केयरफुल। उनको हमेशा केयरफुल होना है कि जो बच्चे मोबाइल में देख रहे हैं वो सही देख रहे हैं, वो उनके काम की हों, वो मिसगाइडेड ना हो जाए मोबाइल के थ्रू। तो ये ध्यान पेरेंट्स और टीचर को रखना बहुत ज़रूरी है। और टीचर, पेरेंट्स और बच्चों में गैजेट्स को लेकर रुचि भी डेवलप कराना बहुत ज़रूरी है। परंपरागत शिक्षण से हटकर कुछ करने में रुचि नहीं लेने पर कुछ शिक्षक इसे भार भी समझते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ई लर्निंग में छात्रों में सामाजिक मेलजोल या मानवीय संबंधों की सांवेगिक विशेषताओं का विद्यार्थियों, शिक्षकों, अभिभावकों तथा समाज के अन्य वर्गों में भी प्रायः ई लर्निंग के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का अभाव देखा जा रहा है। इस प्रकार का नकारात्मक तथा उपेक्षित दृष्टिकोण से ही ई लर्निंग को परंपरागत शिक्षण का एक विकल्प बनाने में बाधा उत्पन्न हो रही है। सो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू थिंक? इज ई लर्निंग इज गुड फॉर अस और बैड फॉर अस? राइट योर कमेंट इन कमेंट बॉक्स। आप ई लर्निंग को किस प्रकार देखते हैं? ई लर्निंग का अभी जिस व्यापक पैमाने पर प्रयोग हो रहा है, इसमें और कैसे वृद्धि की जा सकती है, या आपको क्या लगता है कि इसका इतना इस्तेमाल नहीं होना चाहिए बच्चों को हेल्थ को देखते हुए? तो अपना रिव्यू, अपना कमेंट ज़रूर लिखें कमेंट में। थैंक यू, धन्यवाद। आगे के क्लास में हम ई लर्निंग के बारे में ही चर्चा करेंगे और हम जानेंगे सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस लर्निंग के बारे में। थैंक यू।